बच्चों अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, और ये भी जेईई मेन 2018 में पूछा हुआ है। लेकिन इसके जो भी ऑप्शंस दिए गए थे क्वेश्चन में, उसमें से कोई भी करेक्ट नहीं था। जो अपना आंसर आएगा वो आपका इनमें से कोई नहीं आएगा। हाँ, ये कहो कि इसमें से एक के थोड़ा नज़दीक आएगा, तो आप ऐसे केस में आप चाहें तो एग्ज़ाम में उस चॉइस को आप टिक आउट कर सकते हैं जो उससे बहुत क्लोज हो। क्लियर है? लेकिन एब्सोल्युटली इसका कोई भी आंसर यहाँ निकालना संभव नहीं है जो कि डेटा दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ये एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर में एक मास m2 है और उसके ऊपर एक अननोन मास स्मॉल m है। ये m2 है और ये स्मॉल m रखा हुआ है उसके ऊपर में, जो कि अननोन है। ये अपने को फाइंड आउट करना है। ये अननोन है, ये अपने को पता नहीं है। ठीक है। और दूसरा, इस स्ट्रिंग से यहाँ पे एक दूसरा मास m1 हैंग करवाया गया। क्लियर है? तो आपको देखो m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू दी गई है। साथ ही साथ आपको और क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट भी दिया हुआ है म्यू, जो कि 0.15 है। आपको पूछा जा रहा है कि इस स्मॉल m का कम से कम वैल्यू बताओ ताकि पूरा सिस्टम जो है वो मोशन में ना जाए, है ना, टू स्टॉप। देखो अगर ये m नहीं होगा, ठीक है, तो ये टेंशन इसको m2 को इधर खींच सकता है, क्योंकि हो सकता है कि इसके अपोजिट लगने वाला फ्रिक्शन जो है वो उस टेंशन को बैलेंस ना कर पाए। तो कहोगे इसके रखने से क्या होगा? अरे भाई, इसके रखने से आपका टोटल मास बढ़ेगा तो नॉर्मल फोर्स भी बढ़ जाएगा, तो एफएस मैक्स की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हो सकता है वो टेंशन को क्या कर सके, बैलेंस कर सके, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपका एक दो एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इस पर भी आप थोड़ा ध्यान देंगे। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। बहुत टफ तो है नहीं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पे कैसे हम लोग दिमाग लगाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे एक आपका ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक अपने को रखना है। ये आपका स्ट्रिंग है, यहाँ पे से एक दूसरा मास हैंग कर रहा है नीचे में, दैट इज m1। क्लियर? और ये आपका टेबल का सरफेस है जो कि रफ है। अब देखो हो क्या रहा है। इतना तो लिखा हुआ है कि ये पूरा सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अपने को मूव नहीं करने देना है ना। तो देखो यहाँ पे ये m है और ये m2 है। अगर ये दोनों मिलके रेस्ट में है तो इसको एक सिस्टम मान लो। क्या कर लोगे? सिस्टम। तो सिस्टम मान लोगे तो सीधा देखो, मैं इसके लिए अलग से यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। अगर ये दोनों ब्लॉक को एक कंबाइंड ब्लॉक मान लेंगे तो सीधी सी बात है, एक फोर्स लग रहा होगा m प्लस m2 इंटू जी। क्लियर है? और दूसरा ये सरफेस, इस पर एक नॉर्मल लगा रहा होगा ऊपर। कहोगे इन दोनों के आपस में लगने वाला नॉर्मल, तो वो तो दोनों को सिस्टम मानते के साथ वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर लगाएगा, वो नीचे लगाएगा, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। जो ये सरफेस वाला नॉर्मल है ये आपका बचा रहेगा। क्लियर? अब इस पे आगे लग रहा है बच्चों एक टेंशन T, क्योंकि टेंशन फोर्स आपका फिक्स पॉइंट से अवे लगता है, तो टेंशन इधर लग गया फिक्स पॉइंट से अवे। और पीछे लग रहा होगा फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज एफएस मैक्स। क्लियर? अब देखो इस ब्लॉक के लिए देखो, ये ऊपर लग रहा है T, इसके ऊपर T लग रहा होगा, नीचे आपका क्या लग रहा होगा, m1g। तो ये भी आपका रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले m1 के लिए ही काम कर लेते हैं। तो फॉर m1, तो m1 के लिए अगर काम करोगे बच्चों तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1g, और m1 की वैल्यू दी गई है आपका, m1 दिया हुआ है आपका 5 kg, तो ऑटोमेटिकली ये हो गया आपका 50। ओके। एंड फॉर स्मॉल m प्लस m2, इसके लिए तो देखो, इसके लिए हॉरिजॉन्टल जो है आपका एफएस मैक्स, ठीक है, एफएस मैक्स जो होना चाहिए, जो इस सरफेस पे लग सकता है, वो टेंशन के से या तो बड़ा हो तो कोई बात नहीं है, बड़ा होगा तो, हालांकि बड़ा होगा तो ऐसा नहीं कि इधर चलने लगेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर फ्रिक्शन की वैल्यू रिक्वायर्ड फोर्स से ज़्यादा हो जाती है, जिसका मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं लगने लगता है, फ्रिक्शन जो लगता है उस पर वो उतना ही लगता है जितना उधर डिमांड है। तो जो भी हो एफ एस मैक्स की वैल्यू T से बड़ा या इसके बराबर होना चाहिए।
कम से कम बराबर तो होना ही चाहिए। तो चूंकि मिनिमम की बात की जा रही है, तो कम से कम हम लोग कौन सा साइन ले लेंगे, बराबर वाला। इसलिए हम लोग सीधा मिनिमम की बात चल रही है, तो हम लोग यहाँ पे इस साइन के बजाय सीधा इक्वल कर लेते हैं। फिर एफ एस मैक्स की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, म्यू इंटू नॉर्मल इक्वल्स टू टी। और नॉर्मल जो है, नॉर्मल किसके इक्वल है बच्चों, तो नॉर्मल है स्मॉल m प्लस m2g के बराबर। तो यहाँ म्यू की जगह 0.15 इंटू m, और m2 कितना दिया हुआ है, तो m2 दिया हुआ है आपका 10 kg, तो ये हो गया आपका 10। इंटू जी के जगह आप क्या रख दोगे, 10 इज इक्वल टू टेंशन। तो टेंशन कितना आ रहा है आपका 50। तो देखो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बच्चों आ जाएगा m प्लस 10, है ना, m प्लस 10, और 10 से 1.5 हो जाएगा ये, 1.5, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0.15 को, तो ये हो जाएगा आपका m प्लस 10 इक्वल्स टू 50 अपॉन 1.5। क्लियर। अब यहाँ पे m इक्वल्स टू हो जाएगा, इस पॉइंट को ऊपर भेज दो, तो ये हो जाएगा 500 अपॉन 15, और 10 इधर से गया तो ये 10 हो जाएगा माइनस। अब इससे इसको आप इससे आप इसको सॉल्व करो, तो 15 को 3 टाइम्स में करोगे तो ये हो जाएगा आपका 45, फिर 5 ही आएगा, फिर 3 टाइम्स में, मतलब ये 33.34 होगा, माइनस 10। तो फाइनल आंसर जो आएगा आपका 23.34 kg, जो कि किसी भी ऑप्शन में आपका नहीं है। तो इसका 23.34 kg आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो। बच्चों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की। तो आप जरा ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि एक रॉकेट को फायर किया गया वर्टिकली, ठीक है, कहां से, अर्थ से। रॉकेट का जो एक्सेलरेशन है वो है 2g। देखो रॉकेट 2 यानी 2 इंटू जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के 2 गुने से ऊपर फ्लाई कर रहा है, ठीक है, वेयर g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फिर इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इनसाइड द रॉकेट मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज केप्ट। उस रॉकेट के अंदर एक इंक्लाइंड प्लेन है, और इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है थीटा, और उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो कह रहा है द मिनिमम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मास एंड द इंक्लाइंड प्लेन सरफेस सच दैट मास डज नॉट मूव। देखो कितना उलझा के ये पूछा हुआ है, जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन है। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, बस आपको अगर डायग्राम क्लियर हो जाए कि कैसे क्या हो रहा है। पहली बात कि वो जो आपका रॉकेट है उसके अंदर इंक्लाइन प्लेन है। तो मान लो ये रॉकेट का हमने एक बीच वाला पोर्शन बना लिया, ये रॉकेट है, ठीक है ना, इसके ऊपर भी रॉकेट होगा, नीचे भी होगा, बीच वाला पोर्शन हमने बना लिया। अब ये जो बीच वाला पोर्शन बना लिया, अब इसके अंदर एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन रख दिया। इंक्लाइन प्लेन एंगल बना रहा है थीटा, और ये रॉकेट ऊपर फ्लाई कर रहा है a0 इक्वल्स टू 2g एक्सेलरेशन से। अब तुमको इस इंक्लाइन पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया गया जिसका मास m है। अब देखो सबसे पहली बात, तुम अपने आप को ऑब्जर्वर मान लो, ठीक है, और ऑब्जर्वर को बिठा दो इस रॉकेट के अंदर। तो सबसे पहली बात कि रॉकेट के अंदर जो ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ये भी a0 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये अपने को पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी ब्लॉक या कोई ऑब्जर्वर किसी मूविंग व्हीकल के ऊपर होता है तो उस व्हीकल की वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन सब उसके पास आ जाती है। तो ये आदमी यहाँ जाके बैठ गया तो इसको भी ये एक्सेलरेशन मिल जाएगा।
अब ये पूरा सिस्टम अगर ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और आपको पता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप क्या लगाओगे, स्यूडो फोर्स, बाकी रियल फोर्स के अलावे। जब स्यूडो फोर्स की बात चलती है बच्चों, तो स्यूडो फोर्स लगाते समय अपने को ध्यान रखना होता है कि रियल फोर्सेस तो दिखाने ही दिखाने हैं, प्लस एडिशन में स्यूडो फोर्स लगाते हैं। अब स्यूडो फोर्स लगाते कैसे हैं, तो स्यूडो फोर्स कैसे लगाते हैं, तो बहुत सिंपल है। एक इस पे लगा दोगे mg, किधर, नीचे की ओर, जो इसका एक्चुअल mg है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, और एक नॉर्मल, ये रियल फोर्स में लगा रहा हूं, ठीक है। इसके अलावे स्यूडो फोर्स कैसे लगाओगे, तो स्यूडो फोर्स के लिए आपको बताया गया है कि स्यूडो फोर्स हमेशा ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट, तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ऊपर है तो स्यूडो फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे। तो बच्चों स्यूडो फोर्स लग रहा होगा नीचे। चलो स्यूडो फोर्स को हम लोग Fp बोल देते हैं, क्लियर है। अब इस Fp का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बच्चों उसमें आपको बताया गया कि स्यूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, मास ऑफ द बॉडी का आपको मास लेना है, और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जो कि 2g यानी रॉकेट के एक्सेलरेशन के बराबर है। तो यहां पे लिख दोगे 2g, तो स्यूडो फोर्स हो गया 2mg, क्लियर। अब खुद सोच के देखो कि नीचे एक तरीके से एक mg लगा और एक स्यूडो फोर्स 2mg, तो टोटल 3mg मान लो, सीधा सीधा 3mg मान लो, है ना, तो आसान काम हो जाएगा। मैं यहां थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देता हूं। तो देखो ये कुछ इस तरीके से हो गया, इधर हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है, और नीचे हो गया आपका 3mg। ये सब किसके लिए है, फॉर द ऑब्जर्वर इनसाइड द एलिवेटर। यहां लगा दो, एक सेकेंड, 3mg, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा है, तो बच्चों ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो 3mg का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक कंपोनेंट टूटेगा आपका यहाँ पे ऐसे, तो जो टूटेगा यहाँ पे ये हो जाएगा 3mg cos थीटा, और एक इधर टूट जाएगा 3mg sin थीटा। अब ये 3mg sin थीटा इसको नीचे लाना चाहेगा, तो इसके अपोज में क्या लग जाएगा बच्चों, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, ये लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। अब ये ऑब्जर्वर जो रॉकेट के अंदर बैठा हुआ है उसे ये ब्लॉक रेस्ट में दिखना चाहिए, तो रेस्ट में दिखना चाहिए, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल को कौन बैलेंस कर लेगा, 3mg cos थीटा, है ना। कहोगे क्यों रेस्ट में दिखना चाहिए, अरे रेस्ट में दिखेगा ही, जब आप बस में बैठते हो तो बस की वेलोसिटी, बस का एक्सेलरेशन तुम्हारे पास होता है, बगल वाले पैसेंजर को भी वही वेलोसिटी वही एक्सेलरेशन है, तो तुम्हें देखने में बगल वाला रेस्ट में नज़र आता है कि नहीं आता है। ठीक इसी तरीके से ये यहाँ बैठा हुआ है और लिखा हुआ है कि इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका रेस्ट में होगा इसके रिस्पेक्ट में, इसका मतलब है कि ये भी आपका ऊपर जा रहा होगा, इसका भी एक्सेलरेशन होगा, लेकिन इसको तो ये रेस्ट में ही दिखेगा, है ना। समझ में आ रही है बात। ग्राउंड से देखेंगे तब ये दोनों मूव करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसके लिए अगर हम लोग फॉर द ऑब्जर्वर इनसाइड द रॉकेट की बात कर दें तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, फॉर द ऑब्जर्वर इनसाइड द रॉकेट, ठीक है। तो उसके लिए तो ये ब्लॉक रेस्ट में ही है। तो अब देखो सबसे पहली बात है, नॉर्मल को किसने बैलेंस किया, 3mg cos थीटा ने, तो n बराबर लिख दोगे 3mg cos थीटा। ये एक इक्वेशन आ गया। जहां तक रही बात फ्रिक्शन की, इसको इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो इसमें 3mg sin थीटा को किसने बैलेंस किया, F ने, along incline F यानी फ्रिक्शन इज इक्वल टू 3mg sin थीटा। और जहां फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की जगह हम लोग म्यू इंटू नॉर्मल लिख देंगे, है ना, क्योंकि अपने को म्यू पूछ रहा है और एफएस मैक्स होता है म्यू इंटू नॉर्मल, तो फ्रिक्शन की जगह हम लोग यहां लिख देंगे म्यू इंटू नॉर्मल इज इक्वल टू 3mg sin थीटा। अब यहां से बच्चों नॉर्मल की जगह आप लिख दो 3mg cos थीटा, 3mg cos थीटा इज इक्वल टू 3mg sin थीटा। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे ये 3mg कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया, सो म्यू इक्वल्स टू
बहुत सिंपल आ गया बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो इसका मतलब ये जो म्यू होना चाहिए वो टैन थीटा के बराबर होना चाहिए, तब जाके एफ एस मैक्स जो है वो इस 3mg साइन थीटा को बैलेंस कर पाएगा। तो यही अपने को पूछा है, देखो यहाँ पे कि उसको रेस्ट में द मिनिमम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कम से कम कितना कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा म्यू रहेगा तो भी रेस्ट में रहेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, देखो एफ एस मैक्स की वैल्यू जो है अगर म्यू ज़्यादा कर दोगे तो और ज़्यादा फ्रिक्शन वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन और ज़्यादा का मतलब ऐसा नहीं होता है कि उतना फ्रिक्शन लगने लगा है। जितना डिमांड होगा, डिमांड 3mg साइन थीटा का है तो फ्रिक्शन 3mg साइन थीटा के बराबर ही होगा। तो म्यू की वैल्यू कम से कम इतनी तो हो ताकि वो 3mg साइन थीटा को बैलेंस कर सके, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो गया बच्चों, टैन थीटा। तो म्यू की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, टैन थीटा। तो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अब देखो ये जो क्वेश्चन है जेई मेन 2014 में पूछा हुआ है, इसमें आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। एक तो इसमें पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना आएगा, पहले तो प्रॉब्लम समझना आएगा, फिर प्रॉब्लम समझने के बाद ग्राफ का कॉन्सेप्ट है और फिर फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस विथ ए वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन बाय दिस इक्वेशन। अब देखो यहीं पे आदमी फंस जाएगा, वो सोच नहीं पाएगा कि क्या लिखा हुआ है। सुनो, वर्टिकल सेक्शन है ना, लिखा हुआ है ना वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। वर्टिकल क्रॉस सेक्शन का मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें? वर्टिकल क्रॉस सेक्शन का मतलब ये हुआ कि ये जो सरफेस है, पहली बात सरफेस आपका जो है वो इंक्लाइंड जैसा है, बाउल के जैसा है ना। ये जो आपका इसका जो सरफेस है ये एक बॉल के जैसा ऐसा है। अब इसके ये जो इसका सरफेस है, इस सरफेस पे ब्लॉक को रखा गया और पूछ रहा है कि ब्लॉक को हम कहां, अच्छा इस सरफेस का जो स्लोप होगा वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा जो इक्वेशन यहां पे दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट एबव द ग्राउंड एट विच ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग। यहां पी छूट गया है, इसको पी लिख लेना। ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग। चलो देखते हैं। सबसे पहली बात है कि हम लोग इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करें, मतलब कि आखिर ये कैसा सरफेस होगा। तो देखो इक्वेशन है y इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या है आपका, y इक्वल्स टू एक्स क्यू बाई 6, ठीक है, सॉरी एक्स क्यू बाई 6। दिस इज द इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स क्यू बाई 6। अब बच्चों सबसे पहली बात है, यहां पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, तो एक y एक्सिस ले लो, एक x एक्सिस ले लो। जो ग्राफ का शेप होगा वही उस बॉल का, वही उस सरफेस का शेप होगा। बस दिमाग में ये चीज को सेट रखो। तो x इक्वल्स टू 0 करेंगे तो बच्चों y इक्वल्स टू भी 0 होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे x को आप बढ़ाओगे तो y भी आपका इंक्रीज करेगा। मतलब इस क्वाड्रेंट में ग्राफ इस तरफ जाना है ना, इस तरफ। अब इस तरफ मैंने कर्व बना दिया, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में भी जा सकता है। और जिस तरीके से ये इधर पॉजिटिव x लेंगे, क्लियर है, और उसके बाद आपका नेगेटिव x के लिए भी हो सकता है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग अब यहां पे जब देखें कि इसका शेप कैसा होगा, तो देखो सबसे पहले स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप कैसा होगा, स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। हम लोग ग्राफ में इस चीज को पढ़े हैं कि स्लोप जो होता है किसी भी ग्राफ इक्वेशन का, किसी भी ग्राफ का, वो डी वाई बाई डी एक्स यानी रेट ऑफ चेंज। तो यहां पे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आपका आ जाएगा डी एक्स क्यूब, ठीक है, बाई 6 अपॉन डी एक्स। तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 अपॉन 6, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? 6 कांस्टेंट बाहर आ गया, जो पार है वो आगे मल्टीप्लाई हो गया और पार में एक सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो आपका स्लोप जो निकल के आ रहा है, स्लोप, ये स्लोप निकल के आ रहा है कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2।
तो तुम देख सकते हो कि ये स्लोप जो है ये x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो स्लोप आपका क्या है, वेरिएबल, स्लोप आपका वेरिएबल है। ओके, और जैसे जैसे x बढ़ाओगे तो स्लोप आपका इंक्रीज भी होगा। तो वेरिएबल में इंक्रीजिंग, तो बच्चों वेरिएबल में इंक्रीजिंग अपने को पता है कि ये ऐसा ग्राफ होगा, इसी स्लोप को वेरिएबल में इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से ये ग्राफ ड्रॉ होगा। क्लियर है? तो ये तो समझ में आ गया कि ग्राफ ऐसा बनेगा, और ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आप, अच्छा स्लोप को हम लोग tan थीटा भी बोलते हैं बच्चों, स्लोप को ही हम लोग tan थीटा भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो tan थीटा की वैल्यू होगी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, वो x² 2 के बराबर होगी। क्लियर? स्लोप के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सब चीज़ तुम्हें पता है जो मैंने ग्राफ में आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो मान लो अगर एक ब्लॉक को यहाँ पे तुमने रखा और ये ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट में, ये ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट में, तो रेस्ट में है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे इसके लिए स्लोप ड्रॉ करोगे। तो स्लोप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ऊपर नीचे ऐसे ड्रॉ करोगे, और ये टेंजेंट जो एंगल थीटा बनाता है, इसी एंगल के tan थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं। और वो tan थीटा जो स्लोप निकल के आएगा वो किसके बराबर आएगा, x² 2। तो आ रही है बात समझ में? मैथमेटिकली स्लोप के लिए आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ा, और ज्योमेट्रिकली स्लोप दिखाने के लिए आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ा। ठीक है ना? तो टेंजेंट ही स्लोप होता है। तो अब समझो कि यहाँ पे ये ब्लॉक रेस्ट में, ठीक है, यही आपको दिया हुआ है। अब कहोगे आगे कैसे सॉल्व करें, तो एक तरीके से tan थीटा इक्वल्स टू x² 2 तो आपको पता है। अब आपको क्या सोचना है कि आप ऐसा मान के चलो कि ये ब्लॉक इस सरफेस पे नहीं बल्कि इस इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, तब मामला एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। पहले आप इसको राइट डाउन करो, फिर मैं आगे बताता हूं। ठीक है बच्चों? अब देखो, अब वो सब मैंने रब कर दिया, मिटा दिया। अब आपको मैंने क्या कहा कि आप यहाँ इसको मान के चलो कि एक इंक्लाइन पे रखा हुआ है, इस तरीके से इंक्लाइन पे रखा हुआ है, और ये एंगल क्या है, थीटा। अब ये ब्लॉक आपका जब यहाँ पे इस इंक्लाइन पे रखा हुआ होगा तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, तो बहुत आराम से इधर नॉर्मल दिखा दोगे, नीचे mg, और इस mg का एक कंपोनेंट इधर टूट जाएगा आपका mg cos थीटा। कई बार ये काम हम लोग कर चुके हैं। और इस तरफ लग जाएगा आपका mg sin थीटा। ठीक है? और पीछे क्या लग रहा होगा बच्चों, फ्रिक्शन। अब जैसा कि लिखा हुआ है कि ये ब्लॉक वहाँ पे विदाउट स्लिपिंग, मतलब रेस्ट में रहना चाहिए, तो ये इसका मतलब है कि F जो है ये mg sin थीटा के इक्वल होगा। ठीक है? और इसको जितना ऊपर ले जाओगे उतना फिसलने का चांस ज़्यादा होगा। तो वही पूछ रहा, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ ले जा सकते हैं, तो जब तक Fs मैक्स mg sin थीटा को बैलेंस कर लेगा वहाँ तक तो ले ही जा सकते हो। तो ये आपका जो फ्रिक्शन है ये Fs मैक्स है, तो Fs मैक्स की जगह म्यू इंटू नॉर्मल लिख सकते हो, इक्वल्स टू mg sin थीटा। और नॉर्मल जो है बच्चों, नॉर्मल यहाँ तुम देख सकते हो कि नॉर्मल को बैलेंस किया होगा किसने, mg cos थीटा ने। तो n बराबर हम लोग लिख सकते हैं mg cos थीटा। तो ये हो गया आपका म्यू इंटू नॉर्मल की जगह mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। अब यहाँ से कैंसिल कर दो, कुछ क्या कैंसिल करोगे, तो mg और mg हो गया कैंसिल। तो इस तरीके से आपका म्यू इक्वल्स टू क्या आ गया, tan थीटा, है ना। अब देखो इंटरेस्टिंग हो गया मामला, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू x² 2, और म्यू इक्वल्स टू भी tan थीटा। तो इन सभी को देख के हम कह सकते हैं कि म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x² 2। ये रिलेशन अपने को मिल गया। लेकिन अपने को पूछ क्या रहा है कि ग्राउंड से किस हाइट तक हम उसको रख सकते हैं। तो बच्चों एक बात सोचो, जब इसको आपने यहाँ रखा होगा तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर ड्रॉ करोगे तुम, तो ये यहाँ पे जो ये ग्राउंड से इसकी हाइट हो गई, तो ये y कोऑर्डिनेट हुआ होगा, और ये यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट हुआ होगा, है कि नहीं। तो आपको ये हाइट पूछा जा रहा है, ये y कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, तो कैसे y निकालोगे। तो सबसे पहली बात है म्यू की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है म्यू की वैल्यू, 0.5। तो म्यू की जगह आप 0.5 लिख दो, तो यहाँ लिख दोगे 0.5
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1। सो एक्स इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू तो 1 निकल गई, तो y भी निकल जाएगा क्योंकि x और y के बीच में आपको रिलेशन दिया हुआ है। तो फाइनली y इक्वल्स टू, आप बहुत आसानी से लिख सकते हो, x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 का पावर 3 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो जो हाइट है आपकी वो कितनी निकल के आएगी, 1/6। तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 1/6 मीटर। ओके, चलो तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो जेई मेन 2019 में पूछा हुआ है। देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, पहले एग्जैक्ट टेंशन की वैल्यू पूछी गई थी और ये जेई एडवांस में ही पूछा गया था और जेई मेन में भी पूछा गया था कि एक्स डिस्टेंस पे आपका बताओ कि टेंशन कितना होगा। और इस बार क्या दिया गया है, इस बार आपको ग्राफ दे दिया गया है। ठीक है, तो मैं पहले दोनों क्वेश्चंस को बताता हूं जो पहले क्या आया था और फिर इस ग्राफ को भी अभी आपको डिस्कस कर दूंगा। तो इसी से आप अंदाजा लगाओ कि ये क्वेश्चंस कितनी बार 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 रिपीट होती हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि आपका एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ L है और उसको रोटेट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड about an axis passing through its one off end. If the tension generated in the rod due to rotation is Tx at distance x from the axis, then which of the following graph depicts its most closely? देखो हो क्या रहा है, एक रॉड को हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ठीक है, इस तरीके से नचाया जा रहा है। तो जब नचाया जा रहा है तो रॉड के हर एक पॉइंट पे टेंशन डेवलप होगा और पूछ रहा है कि उस टेंशन को ड्रॉ करो, उसके ग्राफ को किसके साथ, तो x के साथ, जहां x क्या है, तो जिस एंड के अबाउट नचा रहे हो वहां से x उसका डिस्टेंस है। क्लियर? तो पहले मैं आपको इसके प्रीवियसली जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उसके बारे में ही बता दूं और फिर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहले आप देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में आपका ये रॉड इस तरीके से दिया हुआ है, ये आपका रॉड दिया हुआ है यहाँ पे, और बच्चों ये इस पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट करवाया जा रहा है, नचाया जा रहा है ना, इस तरीके से रोटेट करवा रहे हो। तो जब रोटेट करवा रहे हो तो आपको पता है, जैसा कि हम लोग सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी अगर इस तरीके से रोटेट हो रही है ना, तो उसके हर पॉइंट को क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए आपका यहाँ पे क्या ऑप्शन है, तो सीधी सी बात है, जैसे मान लो कि इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे कितना टेंशन होगा या यहाँ पे कितना टेंशन होगा या यहाँ पे कितना होगा, तो किसी भी पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, तो जितना फोर्स वहाँ से बाद वाले पोर्शन को आपको क्या चाहिए होता होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि देख लो, एक बात समझो कि यहाँ से x डिस्टेंस की बात करो, यहाँ से x डिस्टेंस पे पता करना है कितना टेंशन है ना। तो सीधी सी बात है कि ये जो पोर्शन तुम्हारा बच गया, कौन सा, L माइनस एक्स, पूरे रॉड का लेंथ आपका L होगा, तो यहाँ से यहाँ का जो बचा हुआ लेंथ है कितना होगा, L माइनस एक्स। इस L माइनस एक्स को भी सर्कुलर पाथ में रोटेट होना पड़ रहा है, तो इसको जितना भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा ये कहाँ से लाएगा, तो ये निश्चित तौर से अपने से आगे वाले को के ऊपर फोर्स लगाएगा, किधर, बाहर की ओर, ताकि जो आपका ये पोर्शन है ये इसको किधर खींच ले, अंदर, न्यूटन थर्ड लॉ से। बात समझो, जब इसको आप रोटेट करवाओगे तो ये पोर्शन किधर जाना चाहेगा, ये पोर्शन चाहेगा कि मेरे को अंदर की ओर एक फोर्स लगे। उसके लिए ये क्या करेगा, ये इस अपने से इस पॉइंट के बाद वाले को किधर खींचना चाहेगा, बाहर, ताकि वो जवाब में इसको किधर फोर्स लगा दे, अंदर की ओर, और वो अंदर की ओर जो फोर्स लगेगा वो टेंशन जो है वो इसको सेंट्रीपिटल के रूप में मिल जाएगा। तो ये टेंशन जो इसके ऊपर लगेगा, ये टेंशन ही इसको क्या दे देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस पोर्शन को कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो अगर हम लोग निकाल लें तो ऑटोमेटिकली वही टेंशन की वैल्यू होगी। तो वही x पॉइंट, यहाँ से x पॉइंट पे आपको जो है वो टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो बहुत सिंपल है कि यहाँ पे ये सोचना कि देखो ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है। अब ओमेगा से रोटेट हो रहा है, इस रॉड के छोटे छोटे पोर्शन को अगर हम गौर करेंगे तो सभी का रेडियस अलग अलग है। रॉड का हर एक पॉइंट अलग अलग रेडियाई में घूम रहा है, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूला होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। तो इसका मतलब है कि ये रेडियस जो है वो हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग सबसे पहली बात है कि इस रॉड में, अब मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप एक छोटा सा पोर्शन कट करोगे, एक बहुत छोटा सा पोर्शन जिसका लेंथ ले लो आप डी आर। कितना ले लिया हमने, डी आर, और यहां से इसका डिस्टेंस है आर। ओके, यहां से इसकी दूरी कितनी है, आर। उसके बाद हम लोग पता कर लेंगे बच्चों कि इसको कितना सेंटीमीटर फोर्स चाहिए। पहले आप इस छोटे से पोर्शन पे ध्यान दो। छोटा सा पोर्शन हमने इसलिए लिया है क्योंकि सबका रेडियस वेरिएबल है, तो हमारे पास कोई चारा नहीं था। छोटा सा पोर्शन हमने लिया है ताकि इसका रेडियस हम मान सकते हैं आर। तो इस छोटे से पोर्शन में मास भी बहुत छोटा सा होगा, दैट इज dm, ठीक है। और इसको बहुत छोटा सा सेंटीपिटल फोर्स भी चाहिए होगा, दैट इज dfc। तो dfc इक्वल्स टू dm इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इसके लिए रेडियस क्या हो गया, r। अब देखो dfc, dm की वैल्यू कैसे लिखोगे, तो सीधी सी बात है, पूरे रॉड का लेंथ है l, तो l लेंथ में आपका m मास है, 1 में m अपॉन l, सो dr लेंथ, इसका लेंथ कितना है आपका dr, तो उसमें कितना हो जाएगा बच्चों, तो m अपॉन l इंटू dr, और यही आपका किसका रोल प्ले कर रहा होगा, dm का। तो बच्चों dm की जगह लिख दोगे m अपॉन l इंटू dr इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r। तो छोटा सा सेंटीमीटर फोर्स dfc जो हो गया m ओमेगा स्क्वायर l, और ये हो गया आपका r dr। अब कहोगे इससे क्या फायदा हुआ, तो एक छोटे से पोर्शन का तो आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आपको किसका कैलकुलेट करना है, तो आपको कैलकुलेट करना है पॉइंट P। इसको मान लेते हैं बच्चों, पॉइंट P से पॉइंट Q के बीच जो भी ऐसे छोटे छोटे हिस्से कटेंगे, इन सभी को जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा वो इकट्ठा यहाँ पे टेंशन के रूप में डेवलप होगा। तो सीधी सी बात है कि हमारा अगर यहाँ पे टेंशन चाहिए तो याद रखना, 0 से x इंटीग्रेट मत कर देना, बाहर वाले को जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उतना से वो अंदर वाले को खींचता है। तो इसको जितना, जैसे मान लो x पॉइंट पे टेंशन पूछा, तो x पॉइंट के बाद वाले पोर्शन को जितना चाहिए उतना आपको निकालना है। हालांकि मैं जो इसका देखो एग्जाम में इसको, ये क्वेश्चन चूंकि बार बार आता है, तो आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा, तो आप इसके आउटकम को याद कर लो। मैं क्लास में भी बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम लोग क्लास में भी सॉल्व किए हुए हैं, और मैंने वहाँ भी आपको कहा था कि इसके आउटकम को याद कर लोगे तो आप डायरेक्ट फटाफट एग्जाम में लिख सकते हो। तो चलो ठीक है, अब देखते हैं P से Q तक के लिए हमको FC कितना लगेगा। तो P से Q तक के लिए ऐसा क्या करेंगे, ऐसे ही छोटे छोटे पोर्शंस को कट करेंगे P से लेके Q तक। तो उन सारे छोटे पोर्शन का जो सेंटीमीटर फोर्स dfc होगा उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, और फिर देखो इंटीग्रेशन का वैल्यू रखो यहाँ पे। तो dfc की जगह क्या रख दोगे यहाँ पे, m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, r dr अपॉन l। अब इसमें m ओमेगा स्क्वायर r को बाहर निकाल लो, ये सारे कांस्टेंट हैं, तो m ओमेगा स्क्वायर बाई l बाहर आ गया, r dr का इंटीग्रेशन आ गया r स्क्वायर बाई 2, r स्क्वायर बाई 2, r स्क्वायर बाई 2, और ये r क्या है, तो ये r है सेंटर से डिस्टेंस। तो देखो जरा यहाँ पे, अब यहाँ पे तुमको P से Q जाना है, तो यहाँ से कटिंग शुरू करोगे और Q तक कट करोगे, तो जो सबसे पहला DM कट करोगे उसकी सेंटर से दूरी कितनी है, x, और आखिरी जो कट करोगे उसकी दूरी होगी सेंटर से L। बात समझ रहे हो ना, यहाँ वाला DM का रेडियस काम करेगा x, और यहाँ वाले DM का रेडियस काम कौन करेगा, L। तो लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे बच्चों, x टू L। तो इस तरीके से अब देखो, इसको अगर रखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो m ओमेगा स्क्वायर बाई L ये बाहर में आ गया है, और 2 को भी बाहर कर लो, और ब्रैकेट में एक बार r की जगह L स्क्वायर रख दो, और एक बार क्या रख दोगे, x स्क्वायर।
अब देखो पहले इसको आप फटाफट राइट डाउन करो, ये अपना आउटकम है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग कर दूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन किधर क्या लिखना है। जल्दी से इसको राइट डाउन करो। कर लिया आपने? चलो अब देखो, तो इस तरीके से अब जो मैं रिजल्ट याद करने को तुम्हें बोल रहा हूं वो है एफ सी इक्वल्स टू क्या निकल के आया, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l, और ब्रैकेट में क्या आया, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप ना इस रिजल्ट को याद रख लो। अच्छा, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दरअसल ये कौन प्रोवाइड करेगा, टेंशन प्रोवाइड करेगा। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टेंशन के बराबर होगा। इसको मैं ऊपर कर दूं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई रॉड आज से अगर तुम्हें कहीं पे रोटेट होता हुआ दिखे तो उसके में जो टेंशन डेवलप होगा उसका फॉर्मूला आप ये याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्लियर है? और फॉर्मूला में कौन क्या है वो मैं बता दूं। इस फॉर्मूला में ये रहा रॉड, ठीक है, ये रॉड की टोटल लंबाई L है, और ये जो X है वो जिस पॉइंट के अबाउट इसको नचा रहे हो वहां से इसकी दूरी है, ठीक है। ये X वहां से उसकी दूरी है, और इसी पॉइंट का ये क्या है, टेंशन। कल को जो जेई एडवांस पूछा था इस पॉइंट पे कितना टेंशन होगा, तो सीधी सी बात है इस पॉइंट के लिए X की वैल्यू क्या होगी, 0। तो अगर मान लो ये O पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या है आपका, इसको P कर माना था हमने और इसको माना था Q। अगर कोई पूछेगा टेंशन एट O कितना होगा, तो टेंशन एट O तो फॉर्मूला में देखो पुट करते हैं, तो O के लिए X का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहीं पे टेंशन पूछा जा रहा है। और इस फॉर्मूला में तो अगर x की जगह 0 रख दोगे तो देखो यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस 0, तो एक कट गया, एक l कट गया, तो आंसर आ गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर l, ठीक है। p पे कितना टेंशन होगा, तो p x डिस्टेंस पे है तो उसके लिए तो हमने निकाल ही रखा है। कोई पूछेगा q पे कितना टेंशन होगा, तो q पे कितना टेंशन होगा, तो हाफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 0। कहोगे 0 कैसे हो गया, तो देखो यहाँ x की वैल्यू q के लिए क्या रखोगे, l, तो यहाँ l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हो बच्चों टेंशन घटता चला जा रहा है, और घटना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ वाले पॉइंट को इन सभी को सेंट्रीपिटल फोर्स देना है, यहाँ वाले पॉइंट को बस इतना पोर्शन को देना है, और लास्ट वाले पॉइंट के बाद तो कोई है ही नहीं, तो उसको कोई टेंशन लगेगा ही नहीं, है ना। उधर कोई है ही नहीं जिसको उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देना है। तो आप ऐसे याद रखो कि जिस पॉइंट पे आपको टेंशन पूछा गया है तो उस पॉइंट पे जो टेंशन इसलिए होगा क्योंकि उसके बाद वाले को क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसके बराबर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है, इसी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो बच्चों बहुत सिंपल है, ये बहुत मुश्किल नहीं है। एक काम करते हैं, t की जगह y मान लेते हैं, और ये m ओमेगा l सब तो कांस्टेंट है, तो इन सबको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं a, है ना, इस सबको a मान लेते हैं। l स्क्वायर भी आपका क्या है, कांस्टेंट ही है, l स्क्वायर भी तो कांस्टेंट है, इसको मान लो b माइनस एक्स स्क्वायर। आ रही है बात समझ में, y किसको मान लिया हमने, t को। तो इस तरीके से y बराबर क्या इक्वेशन आया, ए बी माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ कर देना है। तो देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। सबसे पहली बात, जब x की वैल्यू 0 रखोगे, यहाँ देखो x की वैल्यू अगर 0 रखा था हमने तो टेंशन इतना निकल के आया था O पॉइंट पे, है ना, तो टेंशन आपका क्या आया था, मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ पे टेंशन आपका आएगा कितना, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर l। और जब x की वैल्यू l के बराबर हो जाएगी, यानी x की वैल्यू l के बराबर हो जाएगी, इस पॉइंट पे Q पॉइंट पे देखो कितना टेंशन था, तो टेंशन क्या था, 0। मतलब टेंशन की वैल्यू जो है आपका इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा होगी, और जैसे ही x इक्वल टू l होगा टेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ टेंशन हो जाएगा 0। यानी टेंशन को घट के यहाँ से यहाँ तक आना है ना। x इक्वल टू 0 पे टेंशन मैक्सिमम और x इक्वल टू l पे टेंशन 0। तो ऐसा कोई ग्राफ होना चाहिए। अब ग्राफ का शेप कैसा होगा ये तो अपने को पता चलेगा स्लोप से।
तो स्लोप के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो स्लोप के लिए आप डिफ्रेंशिएट कर दो, किसको, dy बाई dx को। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंस y की जगह ये पूरा रखोगे तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ये हो गया a, इसका पावर आगे आ जाएगा तो 2a और पावर में से 1 घट जाएगा। तो आप देख सकते हो कि स्लोप जो निकल के आया वो -2ax आया। तो स्लोप एक तो नेगेटिव होगा और x के पे डिपेंड करेगा, यानी वेरिएबल होगा, स्लोप नेगेटिव और वेरिएबल होगा। ठीक है, मैं थोड़ा उसको ऊपर कर दूं, थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक, या देखो क्या हो रहा है अब। ठीक, तो स्लोप एक तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव के साथ साथ x पे डिपेंड कर रहा है। और उसके बाद अगर मॉड ऑफ स्लोप देखें, स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या होगा x के साथ, तो मॉड ले लोगे तब तो सिर्फ 2ax बचेगा। तो x के बढ़ने के साथ साथ आपका स्लोप बढ़ेगा, है ना, स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो देखो स्लोप होगा आपका वेरिएबल, पहली बात वेरिएबल, दूसरी बात नेगेटिव, वेरिएबल है नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है, तो आपको याद होगा ग्राफ पढ़ते समय हम लोग ऐसे स्लोप को जानते हैं, वेरिएबल, नेगेटिव और इंक्रीजिंग। तो ये स्लोप ऐसा ही होता था, है ना। तो हम लोग का जो यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा वो आ जाएगा कौन सा वाला, तो थर्ड। तो बच्चों इस तरीके से आप देखो, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। आप इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखेंगे, तो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, जो जेईई मेन 2019 में पूछा हुआ है। अब ये आपका सर्कुलर मोशन पे है और सर्कुलर मोशन में भी आपका कॉनिकल पेंडुलम वाला केस है। देखो इससे पहले भी एक जेईई एडवांस में एक बार ये पूछ चुका है, उसमें था कि ऐसे एक रिंग है और उसके रिंग में एक आपका मोती को अंदर, जैसे देखो ये वायर हो गया और वायर में क्या डाल दिया गया, मोती, बीड डाल दिया गया, बीड मतलब मोती। और पूछा था कि क्या उस वायर की एंगुलर वेलोसिटी होगी ताकि बीड जो है लोएस्ट पॉइंट पे ही सिर्फ रहेगा। ऐसा जेईई एडवांस में आया था, लेकिन ये वैसा नहीं है, मतलब इन क्वेश्चन मिलता जुलता है। आप वहां जो कॉन्सेप्ट वहां लगाओगे वो कॉन्सेप्ट इसमें लगाओगे। तो मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए दिया क्योंकि उससे ये ज़्यादा बेहतर है। तो आप इसको जरा अच्छे से समझो कि मैं क्या बोल रहा हूं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, एक स्मूथ वायर है। ये वायर देख रहे हो ना, ये वायर जो है ये स्मूथ वायर है। एक मतलब मान लो एक रिंग है, रिंग ऐसा रखा हुआ है, रिंग वर्टिकल प्लेन में इस तरीके से रिंग है आपका। जो इसकी लेंथ है वो 2 पाई आर, यानी इसका सर्कमफेरेंस रेडियस r है। इज बेंट इनटू ए सर्कल एंड केप्ड इन वर्टिकल प्लेन। ए बिड कैन स्लाइड, एक बिड है, जैसे देखो ये वायर है, इसमें एक मोती ऐसे लगा दिया गया और मोती जो है ये वायर में फिसल सकता है, चल सकता है ना। ऐसे वायर हो गया, याद रखना वर्टिकल प्लेन का मतलब वायर को जमीन पे नहीं रखा गया, वायर को ऐसे रखा गया है और ऐसे नचाया जाएगा, ऐसे नचाया जाएगा। फिर कह रहा है कि जो सर्कल है, इस वायर को जो रोटेट किया जा रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द वर्टिकल डायमीटर। देख रहे हो ना, ये वर्टिकल डायमीटर है, इसके अबाउट इस वायर को क्या किया जा रहा है, नचाया जा रहा है। तो जब वायर को नचाया जाएगा तो इसके सरकमफेरेंस पे जो ये बिड अटका हुआ है वो भी नाचेगा। लेकिन देखो वायर नाचेगा आपका इस तरीके से और बिड जो होगा, जो इसके सरकमफेरेंस पे अटका हुआ है, वो नाचेगा आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल में। वायर कंप्लीट वायर नाचेगा वर्टिकल प्लेन में ऐसे, और जो इसके सरकमफेरेंस पे होगा तो इसका सरकमफेरेंस का कोई पॉइंट देखोगे वो तो कैसे घूमेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल में जो यहाँ पे है। तो वही पूछ रहा है आपका। तो आपका यहां पे लिखा हुआ है कि द बिड इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलर रिंग। ये मान लो बिड यहां पे रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलर रिंग एट पोजीशन P, और जो इसका रेडियस है जिस हॉरिजॉन्टल सर्कल में वो रोटेट हो रहा है उसका रेडियस r/2 है, मतलब ओरिजिनल वायर के रेडियस का हाफ। ठीक है, तो पूछ रहा है आपको कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताओ। क्लियर है? तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप डायग्राम समझो। डायग्राम देखो, ये हमने एक बना दिया, एक रिंग, ठीक, इस वायर को रिंग के फॉर्म में बना दिया। अब ये हो गया इसका वर्टिकल डायमीटर, इसके अबाउट ही ये ओमेगा से नाचेगा।
तो ऑटोमेटिकली इसमें अगर हम यहाँ पे कोई रिंग डाल देंगे, रिंग बोलते हैं, कोई मोती डाल देंगे, बीड डाल देंगे, तो ये बीड भी इसके सरकमफेरेंस पे ऐसे नाचेगा, है ना। अगर ये आपका ऐसे रोटेट होगा तो ये भी आपका रोटेट होगा। और ये जो जिस सर्कल में रोटेट हो रहा है वो सर्कल को मान लो ऐसे हमने बनाया, ठीक। अब ये बीड का है, तो बीड का सर्कल ये है, ये इस सर्कल में रोटेट हो रहा है। और इसका सर्कल में बच्चों यहाँ पे जो रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस है आपका r/2। ये जिस हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है वो रेडियस है r/2। क्लियर। तो आपको पूछ रहा है कि ओमेगा की वैल्यू। एक बात सोचो, सीधी सी बात ये है कि ये आपका इस वायर का सेंटर है, ये जो है इस वायर का सेंटर है। आप यहां से अगर ये डिस्टेंस देखोगे, ये डिस्टेंस, ये इसका रेडियस है जो कि r है, और ये इसका रेडियस है जो कि r/2। क्लियर। अब यहां इस डायग्राम में अगर इस चीज को दिखावें तो और अच्छे से दिखेगा। ये आपका हो गया r और ये हो गया r/2। अब इस बीड पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, तो एक तो इसका अपना mg लग रहा होगा नीचे, जिसको हम लोग यहां ड्रॉ कर दें, mg लग रहा होगा नीचे। और दूसरा ये यहां पे, जैसे ये समझो एक तरीके से इंक्लाइन प्लेन जैसा है, तो यहां पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये वायर के कांटेक्ट में होगा तो वायर उस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो नॉर्मल फोर्स तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा, तो एक नॉर्मल फोर्स लग गया इधर। समझ गए। अब देखो इस नॉर्मल फोर्स का दो कंपोनेंट। अब अगर आप ग्राउंड से देखते हो तो क्या आपको दिखेगा, तो ग्राउंड से आपको दिखेगा, मान लो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, तो इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट वर्टिकली ऊपर दिखेगा आपको n cos थीटा, n cos थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेंटर की तरफ दिखेगा। ये सेंटर किसका है, बीड का सेंटर है, बीड के सर्कल का सेंटर है, जिस सर्कल में बीड रोटेट हो रहा है उसका सेंटर है। तो इधर हो जाएगा आपका n sin थीटा, है ना, एक cos में जाएगा तो दूसरा n sin थीटा। और बच्चों ये जो n sin थीटा सेंटर की तरफ लग रहा है, तो हमने सर्कुलर मोशन में यही पढ़ा है कि सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, ठीक है, और वर्टिकली ये रेस्ट में रहेगा। तो इसके लिए दो इक्वेशन लिखेंगे। एक इक्वेशन लिखेंगे along वर्टिकल। किसके लिए काम कर रहे हैं बच्चों, ये हम लोग बीड के लिए काम कर रहे हैं। तो along वर्टिकल डायरेक्शन में देखो क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में आपका n cos थीटा इक्वल्स टू क्या है बच्चों, mg, n cos थीटा इक्वल्स टू mg। क्लियर है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, तो n sin थीटा जो है, n sin थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये जो आपका n sin थीटा है along हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो जो n sin थीटा है, दिस विल प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर। और रेडियस कितना लोगे भाई, तो मोती यानी बीड का जो रेडियस है वो तो r/2 है, तो यहां लिख दोगे r/2। ओके। अब देखो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 है एंड ये इक्वेशन 2, ठीक, 1/2 कर देते हैं, या 2/1 कुछ भी कर दो। तो 2/1 कर दोगे, 2/1, तो n sin थीटा बाई n cos थीटा, तो n कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू, और इधर क्या होगा बच्चों, इधर m ओमेगा स्क्वायर r/2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई mg, यहां से mm कैंसिल हो गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये आपका ओमेगा स्क्वायर r/2g। अब देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अब tan थीटा कैसे निकालोगे, तो tan थीटा निकालना बहुत आसान काम है, बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि थीटा निकाल लो। तो थीटा कैसे आएगा, तो देखो इस ट्रायंगल में, ये इस ट्रायंगल में देखो, साइन थीटा अगर लेंगे तो ये परपेंडिकुलर है विच इज r/2, है ना, और ये हो गया r, तो दिस इज 1/2। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा 30 डिग्री तुरंत निकाल लेंगे। तो tan थीटा की जगह tan 30 लिखेंगे, तो tan 30 होता है 1/√3।
तो इस तरीके से 1/√3 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2g। आपको क्या चाहिए बच्चों? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा आपका 2g ऊपर चला गया अपॉन r√3। तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी 2g अपॉन r√3। इसको थोड़ा ऊपर कर दिया जाए, थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ओमेगा स्क्वायर जो है बच्चों वो 2g अपॉन r√3 निकल के आया, और इसमें सारा कॉन्सेप्ट आपका यूज हो गया। तो आंसर आ जाएगा 2g अपॉन r√3, ये आ जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो अच्छे से। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखो जा ध्यान से, यहां पे इस पुली को आप कनेक्ट कर देना। ये छूट गया था, ये पुली कनेक्टेड है इस आपका प्लैंक से। देखो, ए 50 kg पर्सन स्टैंड्स ऑन 25 kg प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक ये आदमी है बच्चों जो इस 25 kg, ये जो दिख रहा है ना प्लेटफॉर्म, ये 25 kg का है और ये खुद आपका 50 kg का है। He pulls on the rope which is attached to the platform via a frictionless pulley as shown in figure। अब ये जिस रोप को खींच रहा है, यही रोप देखो यहां से लेके यहां तक ऐसे है, क्लियर। और एक दूसरा रोप ये आपका लग गया। तो पूछ रहा है द प्लेटफॉर्म मूव्स अपवर्ड एट स्टीडी रेट इफ फोर्स विच पर्सन पुल्स द रोप। अब यहां पे एक दिमाग लगाते हैं, ये स्टीडी रेट का क्या मतलब है? स्टीडी रेट का मतलब हुआ, स्टीडी का मतलब होता है बच्चों कांस्टेंट। अब कांस्टेंट रेट से ऊपर जा रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन आपको क्या लेना है? 0। आ रही है बात समझ में? मतलब आप ये मान के चलो, अगर आप ये भी सोचते कि ये रेस्ट में है तब भी वही आंसर आता, या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तब भी वही आंसर आएगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे या रेस्ट में है, एक्सेलरेशन तो आप 0 ही लोगे, नेट फोर्स तो आपको 0 लेना है। तो आपको पूछ रहा है कि इसको कितना फोर्स लगाना चाहिए। सिंपल, ये न्यूटन्स लॉ का एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना चाहिए। अब इसका आप सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका 19 था बच्चों, ये 19 था, हम लोग 20 नंबर देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आप बस फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लोगे, ठीक है ना। ये मैंने दे दिया ताकि आप फोर्स और डायग्राम, मतलब कैसे फोर्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो आप समझ सको, ठीक है ना। ये सिंपल सा, ये कहीं आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आने की संभावना है। अब देखते हैं, यहां पे ये कुछ इस तरीके से है, ये आपका लग गया और ये इससे कनेक्टेड है, फिर ये ऊपर गया, ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा। यहां पे एक पुली है, इसमें आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैं रिवाइज करवा दूंगा। फिर यहां से एक पुली है, ठीक, और इस मैन ने उस रोप को पुल किया है नीचे की ओर। ठीक है, डायग्राम जैसा बना, काम चलाओ। अब पहली बात सुनो, आपका ये जो लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन 0 है, तो कौन कौन सा फोर्स कहां कहां लग रहा है वो देखते हैं। ये मैन और ये प्लेटफॉर्म, ये दोनों साथ साथ ही मूव कर रहे हैं, है ना। तो इन दोनों को हम लोग सिस्टम मान लेते हैं। कैपिटल M प्लस स्मॉल m को हमने मान लिया सिस्टम, क्योंकि सिस्टम मानने के लिए अपने को यही सिखाया ही गया है कि उसके लिए एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? सेम, है ना। बॉडी का एक्सेलरेशन सेम हो, चूंकि यहाँ एक्सेलरेशन है ही नहीं, दोनों के लिए 0 है तो सेम ही हो गया, तो सिस्टम मान लिया। इससे क्या फायदा होगा कि इनके आपस में लगने वाला नॉर्मल फोर्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो अब देखो हो क्या रहा है, इसने रस्सी को खींचा होगा, मान लो जिस भी फोर्स से नीचे, वो फोर्स टेंशन के फॉर्म में ट्रांसमिट हो गया होगा, क्योंकि हमने ये चीज, इस चीज को पढ़ा है कि रस्सी के फ्री एंड पे जो फोर्स हम लगाते हैं वो टेंशन के फॉर्म में ट्रांसमिट हो जाता है। तो यहां अगर आपने टी लगाया होगा तो ये टी पूरा यहां तक चला गया, ऊपर लग गया टी, ऊपर लग गया टी, क्लियर। ये दूसरी रस्सी है तो यहां लग गया आपका टी डैश,
और यहां भी लग गया आपका टी डैश। क्लियर, यही पूरा मामला है। अब अगर ये रस्सी को नीचे टी से खींचेगा तो रस्सी इसको ऊपर टी से खींच लेगी। तो अब देखो फोर्स कैसे दिखाएंगे। सबसे पहली बात है कि आप यहां एक बॉक्स टाइप का बना दो जो रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का। अब इसमें देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक नीचे लग रहा है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावे इस आदमी पे जो टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है, ये तो रस्सी ने लगाया, तो एक टेंशन यहां दिखा दो ऊपर टी। आ रही है बात समझ में? ये टी वही होगा जो ये आदमी फोर्स के रूप में रस्सी को खींचा होगा। इसके अलावे देखो ये जो रोप है ये भी तो इस प्लैंक से ही बंधा हुआ है। तो इस प्लैंक के ऊपर, प्लैंक मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर लग रहा है ऊपर टी डैश, तो एक फोर्स और लगा दो टी डैश, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। देखो फिर से हम लोग काउंट कर लेते हैं। कैपिटल एम स्मॉल एम का ये लग गया एम जी, ठीक है, आपस का नॉर्मल को कैंसिल मान के चलो। ऊपर लग गया यहाँ पे एक टेंशन टी, तो वो टी दिखा दिया, यहाँ लग गया टी डैश। अच्छा जरा इस पुली को देखो, इस पुली पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। ऊपर टी। जब तक रस्सी सेम रहती है बच्चों तब तक टेंशन क्या लेना होता है, सेम। अगर मासलेस रस्सी है तो यहाँ टी और नीचे क्या लग गया, टी डैश। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं टी डैश इक्वल्स टू 2t, है ना। तो एक तरीके से यहाँ टी डैश की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2t। तो टी डैश को हमने 2t के बराबर प्रूव कर लिया। तो पूरे सिस्टम पे ऊपर कितना लग गया, 3t, और नीचे कितना लग रहा है ये। और चूंकि इसका एक्सेलरेशन 0 है तो निश्चित तौर पे 2t प्लस टी 3t जो होना चाहिए वो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी के बराबर होना चाहिए। अब देखो इसका मास कितना दिया हुआ है। इसका मास दिया हुआ है आपका 25 और 50, 75 हो गया, तो ये हो गया 750 एंड दिस इज 3t, t इक्वल टू 250 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि टेंशन जो वो लगाएगा वो कितना लगाना चाहिए, 250 न्यूटन का। तो 250 इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन के पीछे को देने के पीछे रीजन ये था मेरा कि एक तो आपको कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाए, ठीक है, और थोड़ा समझें कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया आपने? चलो अब आगे देखते हैं। तो ये 20 था अपना, 250 इसका आंसर आ गया। तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं, लेकिन दो तरीका मैं आपको बताऊंगा। आपको जो उसमें से अच्छा लगे आप उसको यूज करना। देखो यहाँ पे क्या है कि एक आपका इंक्लाइन प्लेन है, इसी को वेज कहा जा रहा है, और इस इंक्लाइन प्लेन को ए एक्सेलरेशन से इधर लेके हम लोग जा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि ये ए की कम से कम क्या वैल्यू होनी चाहिए, कम से कम, जिससे कि आपका ये जो मास है, ये जो बॉडी है, ये आपका नीचे फ्रीली फॉल करे, है ना, फ्रीली फॉल करे। क्लियर है? ये अपने को पूछा जा रहा है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात है कि देखो डायग्राम पहले हम लोग इसका सही से बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो हमने ये इंक्लाइन प्लेन ले लिया। बिना न्यूटन लॉ के भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा एक लॉजिक लगा के। ये आपका ब्लॉक, ठीक है। अब हम लोग ग्राउंड पे बैठे हुए हैं। इसको कंस्ट्रेन लॉ भी बोल सकते हो, कंस्ट्रेन का यूज करके हम लोग कर लेंगे। तो यहां पे आप देखो कि मान लेते हैं किसी समय जब ये यहां पे है और ये इंक्लाइन जो है पीछे ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है, और तुम्हें ये दिखना चाहिए नीचे फ्री फॉल करता हुआ। फ्री फॉल करता हुआ मतलब, फ्री फॉल का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल का मतलब ये हो गया कि जी एक्सेलरेशन होगा, वो भी किधर, डाउनवर्ड। तो बच्चों इंक्लाइन इधर जा रहा होगा और ये जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा, ठीक है। तो कुछ देर के बाद क्या होगा कि ये इस तरीके से डाउन आते 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 जमीन पे यहां पे आ जाएगा। लेकिन इतनी बात पक्की है कि ये यहां तभी आएगा तब तक इंक्लाइन को पीछे इधर खिसकना होगा,
यानी नेक्स्ट डायग्राम अगर हम लोग बनावें तो मैं यहाँ डायग्राम बना के शो कर देता हूँ इसको, कि कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप कंपेयर करो कि अब यहाँ ब्लॉक आ चुका है ना, ब्लॉक यहाँ आ चुका है। तो देखो सीधी सी बात है कि ये ब्लॉक यहाँ टच तब करेगा जब इंक्लाइन पीछे खिसक जाएगा। तो इंक्लाइन पीछे कितना खिसकेगा बच्चों? तो इंक्लाइन पीछे खिसक के आया x, यानी इंक्लाइन पीछे कितना खिसक रहा है x, और ये सेम टाइम में नीचे कितना आ रहा है y। मान लेते हैं ये हाइट कितनी है y। क्लियर है? तो अब देखो यहां से मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था कि जितनी देर में ये y डिस्टेंस गिरेगा, इंक्लाइन पीछे कितना खिसक चुका होगा x। आ रही है बात समझ में? अच्छा, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। तो y और x के बीच में अगर रिलेशन हम लोग यहां निकालें तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं y अपॉन x, y अपॉन x। अब देखो करना क्या है, ये डायग्राम समझ में आया कि ये इंक्लाइन पीछे जाएगा और ये ब्लॉक नीचे आएगा। इंक्लाइन जब पीछे x डिस्टेंस जाएगा तो ये ब्लॉक y आएगा सेम टाइम में। अब देखो इंक्लाइन के लिए इक्वेशन लिखो काइनेमेटिक्स से। तो काइनेमेटिक्स से इंक्लाइन के हिसाब, इंक्लाइन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x, इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लो, और हाफ at² है ना, डेल्टा x बराबर ut प्लस हाफ at²। इनिशियल वेलोसिटी आपने 0 मान लिया, इक्वल्स टू हाफ at²। ब्लॉक के लिए देखो डिस्प्लेसमेंट नीचे कितना हुआ y, इनिशियल वेलोसिटी उसकी भी 0 मान लो, और उसका एक्सेलरेशन कितना है बच्चों g, तो ये हो गया हाफ gt²। टाइम दोनों के लिए सेम लोगे। अब ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो अब एक काम करते हैं 2/1 कर लेते हैं। पहले इसको आप फटाफट राइट डाउन करो। कर लिया आपने? चलो अब अगर यहां पे 2/1 कर देंगे, 2/1, तो y अपॉन x इक्वल्स टू g, देखो हाफ t² तो कैंसिल हो जाएगा, तो g/a। ओके, और ये आपका कितना है, ये y/x कितना है tan थीटा, हमने पहले ही लिखा, तो tan थीटा इक्वल टू g/a। सो a इक्वल्स टू g अपॉन tan थीटा, और इस तरीके से 1/tan थीटा को cot थीटा लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आ गया a को जो होना चाहिए g cot थीटा के बराबर। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा यहां पे आंसर आ गया g cot थीटा। तो ये एक मेथड हो गया, तो इसको आप राइट डाउन कर लो। कर लिया आपने? अब इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो भी मैं बता देता हूं। ये पहला मेथड आप अच्छे से देखो, पहले ये डायग्राम बना लेना, उसके बाद आप ये लिख लेना, ठीक है ना। अब इसका देखो सेकंड मेथड, वो भी बहुत बढ़िया है। उसमें हम न्यूटन्स लॉ और स्यूडो फोर्स का हम लोग यूज करेंगे। सेकंड मेथड, एक बात गौर करना बच्चों कि ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, ठीक। अब इसके ऊपर ये रखा हुआ ब्लॉक, लिखा हुआ है फ्री फॉल हो रहा है। तो कोई चीज फ्री फॉल तभी होगा जब अगर वो फ्री फॉल हो रहा होगा तो पक्की बात है उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा होगा। देखो ये ब्लॉक सीधा आपका ऐसे कब गिरेगा, जब इसके नीचे का सपोर्ट कोई नॉर्मल नहीं लगाएगा। तो ये बात तुम्हें यहां भी होगी कि ये आपका नीचे तभी आएगा इस तरीके से जब यहां पे नॉर्मल फोर्स हो जाएगा 0। क्लियर? तो इसका मतलब है कि यहां पे जो नॉर्मल फोर्स हम लोग लेंगे, नॉर्मल फोर्स को क्या ले लेंगे 0। क्लियर है? और ये इंक्लाइन आपका इधर आ रहा है। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए अपने ऑब्जर्वर को इंक्लाइन पे बिठा देते हैं। कहां बैठ गया ऑब्जर्वर अपना? इंक्लाइन प्लेन पे। अब देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। नॉर्मल तो हो गया 0, एक लगा दोगे mg, एक mg लगा दोगे, ठीक है। और दूसरा क्या लगाओगे? दूसरा एक स्यूडो फोर्स। कहोगे स्यूडो फोर्स क्यों? क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है, क्योंकि ये जिस फ्रेम में बैठा हुआ है वो फ्रेम इधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसके पास भी एक्सेलरेशन a होगा, तो ये इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगाएगा। स्यूडो फोर्स का तो यही होता है ना भाई। अब स्यूडो फोर्स लगाता है ठीक अपोजिट, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के ठीक अपोजिट, और उसका वैल्यू होता है मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर।
तो देखो एक नीचे mg लगा और एक लग गया आपका स्यूडो फोर्स, नॉर्मल तो लगेगा आपका 0। क्लियर है। अब एक बात सोचो कि इस पे जो बैठा हुआ है उसके हिसाब से जो भी मोशन होना है फॉर द ऑब्जर्वर ऑन द इंक्लाइन, जो ऑब्जर्वर इंक्लाइन पे बैठा हुआ है उसके हिसाब से इधर तो मोशन हो नहीं पाएगा, इसका जो भी मोशन होगा आपका इस साइड ही होगा, मतलब कि डाउन द इंक्लाइन, इस तरफ तो हो नहीं सकता है। क्लियर है। तो मतलब इस डायरेक्शन में यानी इंक्लाइन के परपेंडिकुलर नेट फोर्स होना चाहिए 0। तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो एक नॉर्मल तो खैर लगना ही नहीं है। अब ये अगर एंगल थीटा है बच्चों तो ये 90 माइनस थीटा और ये हो जाएगा आपका थीटा, तो mg का एक कंपोनेंट इधर टूट जाएगा आपका mg cos थीटा, है ना। और इसी तरीके से स्यूडो फोर्स, ये क्या है स्यूडो फोर्स, तो स्यूडो फोर्स का भी कंपोनेंट तोड़ोगे तो ये थीटा है तो ये थीटा है, तो स्यूडो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर टूटेगा fp cos थीटा और mg का भी इधर टूटेगा mg sin थीटा, क्योंकि mg cos थीटा इधर आया तो mg sin थीटा इधर, तो fp cos थीटा नीचे mg sin थीटा नीचे। तो इस ऑब्जर्वर के लिए याद रखना ये ग्राउंड पे नहीं बैठा हुआ है, इसके लिए ये निश्चित तौर पे इधर जा रहा होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो fp का देखो स्यूडो फोर्स का इधर कंपोनेंट आ गया fp cos थीटा, ये एंगल थीटा है, तो दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा और ये आएगा आपका कितना, ये आएगा fp sin थीटा, ठीक है। और नॉर्मल तो 0 है, तो fp sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg cos थीटा को। तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सरफेस, उस डायरेक्शन में जो इक्वेशन लिखोगे क्या लिखोगे, तो इक्वेशन लिखोगे आप क्या, fp sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू mg cos थीटा। और fp क्या होता है बच्चों, तो ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ma एक्सेलरेशन किसका, ऑब्जर्वर का, इक्वल्स टू mg cos थीटा। अब यहां से mm कैंसिल हो गया तो a इक्वल्स टू g cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो ये आपका निकल के आ गया g cot थीटा, तो a इक्वल्स टू आ गया आपका g cot थीटा। ठीक है, तो इसको अच्छे से राइट डाउन कर लो, आपको दोनों में से जो मेथड्स आसान लगे उसके थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना। बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि इन द सिस्टम शोन इन फिगर ऑल सर्फेसेज आर स्मूथ, सारे सरफेस स्मूथ हैं, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। द रॉड इज मूव्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट विथ एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकेंड। इस रॉड को नीचे की ओर मूव करवाया जा रहा है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 9 कर लो, ये जी नहीं है 9 है, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉड बाय द वेज, तो ये जो वेज जो कि इंक्लाइन प्लेन है 10 kg का, ये आखिर इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, आपको ये बताना है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन आने का चांस है, देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या समझना होगा, आपको पहले समझना होगा कि ये मोशन हो कैसे रहा है। तो देखो क्या हो रहा होगा, जैसे ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, अब ये इंक्लाइन प्लेन जो है बच्चों ये मूवेबल है, ये मूव कर सकता है, ये मूवेबल है, ये आपका क्या है मूवेबल। तो आप कहोगे ये मूवेबल कैसे है ना, मूवेबल कैसे है, कैसे ये मूव कर सकता है, कैसे आप समझ गए। तो सीधी सी बात है कि अगर ये आपका ब्लॉक इस तरीके से, ये रॉड जो है ये इस तरीके से नीचे डाउन आ रहा है ना, ये आपका इस तरीके से नीचे तभी आ पाएगा जब ये पीछे खिसकेगा, है ना। तो इसका एक्सेलरेशन a1 दिया हुआ है आपको 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो निश्चित तौर पे ये पीछे जा रहा होगा किससे, a2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अब आपको क्या करना है कि a1 का वैल्यू दिया हुआ है, a2 कैलकुलेट कर लेना है। इसके लिए आप कंस्ट्रेन लॉ का यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो ये एंगल थीटा है जो कि 37 डिग्री दिया हुआ है। अब जरा देखना, जो कुछ देर पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगाए थे वही यहां भी लगाएंगे। जब ये रॉड इस ग्राउंड को टच कर जाएगा, देखो ये रॉड
यहाँ जब टच करेगा तभी जब आपका ये इंक्लाइन आपका खिसक के यहाँ पे आ जाएगा। एक बात समझो, जब मेरी बात समझो कि ये रॉड यहाँ टच तभी करेगा जब इंक्लाइन इधर मूव करके यहाँ पहुँच जाएगा। इसका मतलब है कि ये रॉड जितना देर में वाई डिस्टेंस कवर करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उतना देर में इसको एक्स पीछे जाना पड़ेगा। क्लियर? और आप लिख सकते हो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो सीधी सी बात है, देखो इन दोनों के एक्सेलरेशन के बीच में कैसे रिलेशन आ जाएगा। जितनी देर में ये वाई डिस्टेंस फॉल करेगा उतनी देर में ये एक्स पीछे जाएगा। ये बात तो मानते हो? तभी जाके वो आएगा नीचे। जब जमीन में तभी ये नीचे आ रहा है तो ये स्पेस खाली करेगा इसके लिए। ये तो समझ में आ रहा है ना? अब एक काम करते हैं, हम लोग पहले इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। मान लो ये यहां से यहां तक t टाइम में है। कितने टाइम में है? t टाइम में। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया y, इनिशियल वेलोसिटी मान लो 0 प्लस हाफ a1, इसका एक्सेलरेशन है a1 इंटू टी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गया, जो हम लोग कुछ देर पहले भी प्रीवियस प्रॉब्लम में किए थे ये कॉन्सेप्ट का यूज। इसके अलावे इसके लिए लिखोगे x इक्वल टू 0 प्लस हाफ a2 टी स्क्वायर, है ना? तो देखो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग फटाफट यूज कर लेंगे। अब यहां पे इन दोनों को डिवाइड कर दो तो बाकी सारी चीजें तो कट जाएंगी। तो ये y अपॉन एक्स जो है ये निकल के आ गया a1 अपॉन a2, और y अपॉन एक्स को आप क्या लिख सकते हो? tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू a1 अपॉन a2। अब जरा ध्यान देना, a1 की वैल्यू दी गई है कितनी? 9, और tan 37, तो tan 37 होता है बच्चों 3/4। tan 37 होता है 3/4। ये वैल्यू आपको याद रखना होगा। उसके बाद a1 कितना है आपका? 9, और a2 अपने को फाइंड आउट करना है। सो a2 इज इक्वल टू 9 इंटू 4 अपॉन 3। तो यहां से ये कैंसिल होके आ गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने इस इंक्लाइन प्लेन का एक्सेलरेशन निकाल लिया। इसका अगर 9 है तो इसका क्या हो जाएगा? 12, और ये रिलेशन कैसे डेवलप हुआ वो आपके सामने है। आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ें। चलो, ये यहां तक तो हो गया, लेकिन अपने को पूछ क्या रहा है? तो ध्यान दोगे, पूछ रहा है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉड बाय द वेज। इस रॉड पे ये फोर्स कितना लगाएगा इंक्लाइन, उसका भी इलाज करते हैं। पहले इसको आप राइट डाउन कर लो जल्दी से। कर लिया आपने? चलो आगे देखते हैं। अब बात यह है कि इस वेज के ऊपर वो रॉड और वेज के बीच फोर्स कैसे कैसे लग रहा है वो जरा देखो, जरा ध्यान देना बच्चों। देखो, ये रॉड का सरफेस और ये इंक्लाइन प्लेन है ना। अब इन दोनों के बीच में कैसे फोर्स लगेगा? तो तुम जानते हो कि जब दो सरफेस, इसका सरफेस के साथ टच में होगा, तो दो सरफेस जब टच में होते हैं तो उनके बीच में नॉर्मल फोर्स लगता है, और नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये जो सरफेस है रॉड का, इस पे ये जो इंक्लाइन है इधर नॉर्मल लगाएगा, ठीक है? इधर नॉर्मल लगाएगा, और इसी नॉर्मल का रिएक्शन इस इंक्लाइन पे भी लगेगा। वो किधर लगेगा? इस तरफ लगेगा। आ रही है बात समझ में? अगर ये n कैलकुलेट हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये n कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम लोग इसी n को निकाल लेते हैं, जो बहुत आराम से आ जाएगा। कहोगे कैसे आ जाएगा? तो देखते जाओ। इस इंक्लाइन प्लेन के लिए देखो, ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये एंगल थीटा है ना। तो आप एक काम करो यहां पे, और ये इंक्लाइन इधर जा रहा है किससे? A2 से, ठीक है? तो ये थीटा है बच्चों, तो ऑटोमेटिकली अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा आपका थीटा। तो n का एक वर्टिकल कंपोनेंट डाउन नीचे टूटेगा n cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या टूटेगा? n sin थीटा। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका टूट रहा है बच्चों नॉर्मल का, ध्यान देना, ये जो n sin थीटा टूट रहा है यही इसको, इस इंक्लाइन को इधर मूव करवा रहा होगा, ठीक है ना। इसके अलावे इंक्लाइन का अपना mg लग रहा होगा नीचे, एक ये सरफेस भी n डैश लगा रहा होगा। तो उन फोर्सेस से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को इसी n को कैलकुलेट करना है, क्योंकि यही n का रिएक्शन आपका रॉड पे लग रहा है। और क्वेश्चन में तुम देखो लिखा हुआ है फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉड बाय द वेज। वेज माने इंक्लाइन, ओके। तो अब हम लोग इसके लिए लिख लेते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ।
ठीक है, हम लोग यहां पे लिख लेंगे फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से देखो एन साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। इकलौता फोर्स एन साइन थीटा है और मास इंटू एक्सेलरेशन कर लोगे तो एन की जगह एन रहने दो। साइन थीटा, साइन 37 होता है बच्चों 3/5, मास है 10 kg, एक्सेलरेशन अभी आया था 12। तो इस तरीके से एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा 50 इंटू 12/3 और ये 3 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 200 न्यूटन निकल के आपका आ गया। ठीक है ना, तो नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 200 न्यूटन जो उसके ऊपर लग रहा होगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है ना, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें एक सिंपल पेंडुलम लिखा हुआ है ना, एक सिंपल पेंडुलम है। तो सिंपल पेंडुलम हम लोग एसएचएम में पढ़ते हैं, उसमें आपका एक इस तरीके से बॉल होता है और बॉल का मास m होता है और ये लेंथ l होता है और ये इस तरीके से हवा में स्विंग करता रहता है, स्विंग करता रहता है मतलब सर्कुलर पाथ पे घूमता रहता है। ये जो आपका है इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे चलता रहेगा। आ रही है बात समझ में, ये सर्कुलर पाथ पे चलता रहेगा आपका। तो ये जो आपका बॉल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव करता रहेगा, इसी को लेके यहां क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ये मैक्सिमम जिस एंगल तक जाएगा और जहां रुक जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड और वो है 40 डिग्री। देखो ये है क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का ही, इसमें कोई सिंपल पेंडुलम वाली बात नहीं है, सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स पे आधारित है। तो बच्चों यहां पे ये मान के चलो कि ये 40 डिग्री तक गया, 40 डिग्री मतलब एंगुलर एम्पलीट्यूड, और वहां पे क्या है ये रेस्ट में आ जाएगा। उसके बाद जब वो वहां से मूव करना शुरू करेगा और ये एंगल आपका डिक्रीज करेगा, जब ये एंगल आपका 20 डिग्री हो जाएगा, देखो यहाँ पे 20 डिग्री है, तो उस केस में आपका स्ट्रिंग में आपको टेंशन पूछ रहा है कि रस्सी में कितना तनाव होगा और आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। आप सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे इसका। तो 23 में ये यहाँ पे आपका ये बॉल इस तरीके से है, ठीक है। अब ये यहाँ पे रेस्ट में, ये 40 डिग्री पे आपका रेस्ट में, यहाँ पे रेस्ट में, यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या है बच्चों 0, और ये जो 40 डिग्री है ये इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड, ये 40 डिग्री जो है ये एंगुलर एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड। आ रही है बात समझ में, और ये यहाँ पे क्या है आपका रेस्ट में। अब अगर आपने इसको यहाँ से रिलीज कर दिया तो रिलीज करने के बाद ये आपका मान के चलो कि यहाँ पहुँच गया। जब ये यहाँ पहुँच गया तो अब इसका एंगल जो है ये रिड्यूस होके 20 डिग्री हो गया, ठीक है। जब ये यहाँ से नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो गेन कर लेगा। तो जो वेलोसिटी होगी, तो मान लो ये सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ आ रहा है, तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट के लॉन्ग होगी, ये आपकी वेलोसिटी हो गई इसकी। अब देखो जब ये 20 डिग्री है, यहाँ पे इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं मतलब कि फोर्स दिखाते हैं। तो एक फोर्स तो दिखा दोगे टेंशन इस तरीके से, दूसरा दिखा दोगे mg किधर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यही दो फोर्स लग रहा होगा। फिर क्या करोगे mg के कंपोनेंट्स को तोड़ो। तो देखो अगर ये एंगल 20 है तो ये भी 20 होगा, 20 डिग्री। तो mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक यहां पे ऐसे होगा ठीक इस तरफ जो कि mg cos 20 डिग्री होगा, और एक होगा आपका टेंजेंट के लॉन्ग mg sin 20 डिग्री, mg sin 20 डिग्रीज। अगर इस पॉइंट पे हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करें, न्यूटन सेकेंड लॉ का, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स
सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ से। तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है T, सेंटर से दूर लगने वाला है आपका mg cos 20 डिग्री इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई L। मान लो इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है L। कहोगे ये क्यों लिखा गया है? तो बच्चों नेट फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो T इक्वल्स टू इसको इधर भेज दोगे तो ये आ जाएगा mg cos 20 डिग्री प्लस mv स्क्वायर अपॉन L। तो तुम देख सकते हो बच्चों, तुम आराम से यहां देख सकते हो कि जो टेंशन है वो समथिंग प्लस दिस है, कुछ ऐड करने के बाद ये आया। इसका मतलब ये जो टेंशन है हमारा, ये टेंशन ग्रेटर होगा mg cos 20 डिग्री से, है ना। तो अगर कोई मेरे से पूछे, हाँ यहां पे अगर बात करोगे, इस जगह पे बात करोगे, तो यहां पे mg नीचे लग रहा है, टेंशन इधर लग रहा है, और ये एंगल 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, और यहां पे इसका कंपोनेंट mg cos 40 आएगा, है ना। तो यहां पे टेंशन जो है वो भले इसके बराबर है क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, और यहां ये वेलोसिटी नॉन जीरो होने की वजह से आपका mg cos 20 में समथिंग ऐड हुआ और टेंशन की वैल्यू ग्रेटर आ गई किससे? mg cos 20 से। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन mg cos 20। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों आप देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। तो यहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि कार की स्पीड जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है? अब ये एक सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है जहां पे एक सर्कुलर टर्निंग है। एक टर्म देखो यहां पे लिखा हुआ है लेवल रोड। लेवल रोड का मतलब क्या हुआ कि रोड को बैंकिंग नहीं किया गया है, जो रोड है वो बिल्कुल आपका फ्लैट है ना, ये बैंक्ड नहीं है, बैंकिंग नहीं की गई है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज 0.8 और म्यू की वैल्यू दी गई है बच्चों, म्यू की वैल्यू 0.8 दी गई है। ठीक है ना, ये फ्लैट सर्कुलर टर्निंग है, कोई बैंकिंग नहीं है, एक बात समझना है यहां पे। फिर उसको एक कर्व निगोशिएट करना है। कर्व निगोशिएट करने का मतलब है कि उस कर्व टर्न पे उसको घूमना है, और जी की वैल्यू यहां पे 10 दी गई है। द कार विल स्किड, जो कार है वो स्किड कर जाएगी अगर रेडियस की वैल्यू इसमें से कौन सी वाली होगी। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में करना क्या है, अपने को सबसे पहली बात है कि ये समझना होगा कि फ्लैट सर्कुलर टर्निंग पे होता क्या है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि फ्लैट सर्कुलर टर्निंग पे जब कार मूव करती है तो कार को स्किड करने की टेंडेंसी होती है। कार स्किड नहीं करती है बल्कि टेंडेंसी होती है बाहर की ओर, और फ्रिक्शन लगता है आपका अंदर की ओर। और ये जो फ्रिक्शन है दिस विल ट्राई टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। कौन? फ्रिक्शन। अगर मान लो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तब उस केस में आपका ये गाड़ी जो है, ये कार जो है बाहर की ओर स्किड कर जाएगी। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रिक्शन इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल की जगह लिख देंगे mv स्क्वायर बाई r। अब तुम खुद सोचो यहाँ पे कि अगर ये v को बढ़ाएं, है ना, v को बढ़ाएं चाहे r को घटाएं, दोनों केस में आपका ये पूरा टर्न बढ़ेगा। v अगर बढ़ेगा तो फ्रिक्शन आपका बढ़ेगा। क्लियर? v अगर बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन फ्रिक्शन तो एक सर्टेन लिमिट तक ही बढ़ता है। सर्टेन लिमिट कहने का मतलब है fs मैक्स। अगर उससे ज़्यादा आपका डिमांड हो गया सेंट्रीपिटल का तो गाड़ी तो स्किड कर जाएगी। तो स्किड होने के केस में क्या होगा? फॉर स्किडिंग, स्किडिंग के लिए क्या होगा बच्चों? स्किडिंग के लिए सीधी सी बात है fs मैक्स से बड़ा हो जाएगा आपका mv स्क्वायर बाई r। अगर mv स्क्वायर बाई r fs मैक्स से बड़ा है तो गाड़ी क्या हो जाएगी? स्किड। और fs मैक्स की जगह आप क्या लिखोगे?
तो एफ एस मैक्स की जगह लिखोगे म्यू इंटू नॉर्मल से ग्रेटर हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.8 रख दो। नॉर्मल जो है कार के वेट के बराबर है, और कार का वेट जो है वो मास इंटू जी, एम इंटू जी इज ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ से एम एम कैंसिल हो गया, तो बच्चों यहाँ पे देखो ये आपका 0.8 और g कितना है आपका, तो g आ जाएगा आपका यहाँ पे 10, है ना, g आ जाएगा आपका 10, और v स्क्वायर 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वो 10 मीटर पर सेकंड आएगा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 100, तो 100 अपॉन आर। तो यहाँ से देखो फिर क्या लिखेंगे हम लोग, तो ये आपका 8 से ग्रेटर हुआ 100 अपॉन आर। सो आर को इधर ले आओ, तो आर की वैल्यू लेस देन होगी 100 अपॉन आर। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो 100 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो 1 फिर 2, हाँ 12.5। यानी अगर रेडियस, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर रेडियस 12.5 से कम हुई तो गाड़ी जो है वो स्किड कर जाएगी। मतलब 12.5 तक भी वो मूव कर जाता। 12.5 अगर रहता तब तो फिर ये स्मॉलर के बजाय इक्वल का साइन दे देते, लेकिन चूंकि 12.5 से यहाँ स्किड करने की बात हो रही है, तो वो सारा रेडियस जिसकी वैल्यू 12.5 से कम होगी, गाड़ी आपकी स्किड कर जाएगी। और यहाँ तुम देखो 12.5 से कम एक ही है जो कि है आपका 10 मीटर, ठीक है ना, बाकी में स्किड नहीं करेगा, इसमें स्किड कर जाएगा। क्लियर? तो इसको राइट डाउन कर लो।